हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अपेक्षा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज 19 फरवरी 2024 को सीबीएसई बोर्ड के तहत जो आपका हिंदी आधार का पेपर हुआ है, जिसमें अधिकतम 80 मार्क्स हैं। इसमें आप सभी को पता है कि हमने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें विधान और अभिव्यक्ति माध्यम मुख्य थी। उसके अंतर्गत हमने बताया था उसके साथ साथ जो 15 मार्क्स अभिव्यक्ति माध्यम और विधान से आने थे, उसके साथ साथ टोटल 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको उन 40 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके संभावित आंसर आपको बताने वाला हूं एनालिसिस के थ्रू कि कैसे वो आंसर हो सकते हैं। और हो सकता है कि मेरे द्वारा बताए गए सभी आंसर सही ना हो, पर अपेक्षा रहेगी संभावित रहेंगे कि वही आंसर होने चाहिए। तो आइए अधिक समय ना लेते हुए हम इसको करते हैं, आज के पेपर का एनालिसिस करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत हिंदी का जो सेट थे 4, उनमें तीसरे नंबर का सेट है। तो आप यदि आपके क्वेश्चंस आगे पीछे हों तो आप उनको मैचअप कर लीजिएगा। इसमें हम देख रहे हैं कि जो खंड अ के अंतर्गत 40 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, हम इनको एनालिसिस करने वाले हैं, इन पे बात करने वाले हैं कि आपके आंसर क्या हो सकते हैं और क्या नहीं। संभावित हम बात आप देख रहे हैं कि जो सबसे पहला क्वेश्चन इस सेट 3 का है वो है गद्यांश का। तो आपको ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़कर 10 प्रश्नों के आंसर देने थे, जिसमें एक प्रश्न 1 मार्क्स का था। तो मैं आप सभी तो इस गद्यांश को पढ़ चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं भी एक बार इसको आपके सामने पढ़ लूं, जिससे कि एक संभावित जो आंसर या फिर महत्वपूर्ण शब्द या वाक्य होते हैं हम उनको अंडरलाइन कर लें। चलिए आरंभ करते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की यह एक विलक्षणता है कि एक राग जितनी बार प्रस्तुत होता है वह उतनी बार नयापन उभारता है। मतलब एक राग जितनी भी बार प्रस्तुत होगा, क्या होगा, एक नयापन उसमें आएगा। इसका आकर्षण कभी समाप्त नहीं होता। इसकी समकालीन गुणवत्ता वर्षों के फासले में नहीं बदलती। यह समय के छोटे छोटे हिस्से में भी घटित होती है। इसके बावजूद इसमें ऐसा तत्व है जो कभी नहीं बदलता। वह समय की गति को लांघ जाता है। शाश्वतता और समकालीनता की यह संधि भारतीय कलाविदाओं की निजी पहचान है। किसकी पहचान? शाश्वतता और समकालीनता की संधि की बात की गई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार तत्व लोकगीतों में निहित है। तो आधार तत्व कहां पर है? वो लोकगीतों में निहित है। लोकगीतों की धुन को शास्त्रीय संस्कार देकर अनेक राग बनाए गए हैं। क्या बनाए गए? राग। किसके साथ? लोकगीतों की धुनों के साथ। भटियारी, पूर्वी, जौनपुरी, सोरठा और मुल्तानी जैसे अनेक राग बंगाल, बिहार, पंजाब और सौराष्ट्र के अंचलों में गाए जाने वाले लोकगीतों की धुनों से निर्मित होते हैं। इतना ही नहीं, प्रकृति में व्याप्त स्वरों से भी रागों की निर्मितियां हुई हैं। तो कहां से? जो प्रकृति में व्याप्त स्वर हैं उनसे भी राग बन रहे हैं। कई समर्थ गायकों ने आंचलिक गीतों को शास्त्रीय पद्धति में ढालकर विशिष्ट गायकी द्वारा ख्याति अर्जित की है। किसके द्वारा? आंचलिक गीतों को ढाला है शास्त्रीय पद्धति में, और तब जाकर उन्हें ख्याति मिली है, प्रसिद्धि मिली है। लोकगीतों का सीधा संबंध प्रकृति से है। कहां से है सीधा संबंध उसका? प्रकृति से। प्रकृति में अपना छंद है, लय है। स्वरों की संस्कार प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होती जब तक प्रतीक के छंदों की अनुभूति से मिली संहारकारी दृष्टि से राग की प्रकृति और उसे जन्म देने वाली प्रकृति के बीच का अंतर संबंध तय नहीं कर लिया जाता। संगीत में जिस बिंदु पर लय और ताल एक दूसरे से मिलते हैं उसे सम कहते हैं। तो बात है कि अगर क्वेश्चन होता है आगे की सम क्या है, तो सम क्या है? लय और ताल से मिलकर बन रहा है। लय है प्रकृति की विभिन्नता, साम्यिकता, और ताल है एकत्व, शाश्वतता। लय किसकी बात कर रहा है? साम्यिकता की। और ताल कर रहा है शाश्वतता की। इन दोनों के मिलन से संस्कृति बनती है। किसके? साम्यिकता की और शाश्वतता के मिलन से संस्कृति बनती है। संस्कृति न तो प्रकृति की यथास्थिति की स्वीकृति है, न विद्रोह। यह विभिन्नता में संस्कार द्वारा याचित एकत्व का नाम है। प्राकृतिक शक्तियों का मनमाना संयोजन संस्कृति है। प्राकृतिक शक्तियों का मनमाना संयोजन संस्कृति है। ये कुछ शब्द या वाक्य हमने अंडरलाइन किए हैं, गोल किए हैं, जो हमें लगा कि इस पद्यांश से महत्वपूर्ण इन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत की विलक्षणता क्या है? विलक्षणता की बात की गई है। हमने विलक्षणता जहां पर शब्द आया था शायद उसको अंडरलाइन किया है। तो यहां पर है विशिष्ट गायकी। बी ऑप्शन है हर प्रस्तुति में नवीनता। सी है धुनों को शास्त्रीय संस्कार देना, और डी है सुरीला गान। तो विलक्षणता की यदि और हम वापस चले तो विलक्षणता हमने कहां पर देखी है? विलक्षणता ये यहां पर है कि भारतीय संगीत की विलक्षणता है एक राग जितनी बार प्रस्तुत होता है उतनी बार नयापन उभरता है। मतलब विलक्षणता क्या है? नया
नवीनता आना, तो इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की। संदर्भ के अनुसार गद्यांश में विशिष्टताओं की वृद्धि अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द है। विशिष्टताओं की वृद्धि की बात करें तो ए ऑप्शन गुणोत्कर्ष, बी चरमोत्कर्ष, सी निष्कर्ष या हर्षोत्कर्ष। तो गुणोत्कर्ष की बात हो रही है यहां पर विशिष्टताओं की वृद्धि में, तो आपका ए ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कथन है यहां पर आपके पास चार, उनमें से कौन सा सही होगा इस पर बात की। फर्स्ट कथन है लोकगीत और शास्त्रीय संगीत एक दूसरे के पर्याय हैं। नहीं, ये सही नहीं है। शास्त्रीय संगीत में गीत और आघात का अधिक महत्व है। शास्त्रीय संगीत का आधार लोकगीत है। ये सेंटेंस शायद हमने ऊपर के गद्यांश में पढ़ा है। शास्त्रीय संगीत में राग की शुद्धता का गौण है। गौण का मतलब निम्न है, कम है। तो लग रहा है कि भारतीय संगीत का आधार लोकगीत है। तो यहां पर पूछा गया कौन सा कथन या कौन से कथन सही है, तो सही की बात की गई है। तो हमने ये कथन वहां ऊपर गद्यांश में पढ़ा है, तो कथन ये सही है। और इस कथन का यदि नंबर देखा जाए तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, केवल थर्ड सही है आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार रागों की रचना किस प्रकार से होती है। तो जो रागों की रचना है लोकगीतों में व्याप्त स्वरों के समन्वय द्वारा होती है। बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गद्यांश के अनुसार सम क्या है। तो सम की बात की गई थी, तो सम है वहां पर बताया गया था ताल और लय के बारे में। ताल और लय सिर्फ इस वाले ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा कि सुर, ताल और लय का सुंदर समन्वय सम होता है। आप एक बार गद्यांश में जाकर देख भी सकते हैं कि जहां पर सम लिखा है, ये देखिएगा सम क्या है, लय और ताल एक दूसरे मिलते हैं, उसे सम कहते हैं। इसलिए आपने महत्वपूर्ण चीजों को यदि अंडरलाइन कर लिया है तो आपको क्वेश्चनों के आंसर देने में इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार समर्थ गायकों ने प्रसिद्धि प्राप्त की। किस चीज से प्रसिद्धि प्राप्त की थी, हमें पता है कि आंचलिक गीतों को शास्त्रीय पद्धति में ढालकर उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो ऑप्शन बी इसका आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, संस्कृति बनती है किस चीज से। प्रकृति की विभिन्नता, सामयिकता और शाश्वतता के मिलने से, लय और ताल, गीत और संगीत के मिलने से, सी ऑप्शन लोकगीतों का शास्त्रीय संगीत देकर या शोरों की सतत साधना से। हमें मालूम है कि ये दोनों शब्द आपके सामयिकता और शाश्वतता तो दिए ही हैं, साथ में प्रकृति भी के बारे में बात की गई है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, प्रकृति की विभिन्नता और सामयिकता का नाम क्या है। तो प्रकृति की विभिन्नता और समकालीनता का नाम लय है। यह गद्यांश दर्शाता है सृष्टि के कण कण में संगीत बसा है। लोकगीत और प्रकृति शास्त्रीय संगीत के आधार हैं। लोकगीतों के बिना शास्त्रीय संगीत निराधार है और स्वरों की संस्कार प्रक्रिया लोकगीतों में पूरी होती है। तो गद्यांश क्या दर्शा रहा है, इसकी बात की गई है। तो यहां पर देख रहे हैं कि लोकगीत और प्रकृति शास्त्रीय संगीत का आधार है। बिल्कुल बी आपका ऑप्शन सही होगा। उसके बाद भारतीय कला और विधाओं की निजी पहचान है। क्या है निजी पहचान यहां पर, समय के अंतराल की अभिज्ञता नहीं, चिरस्थिरता एवं समसामयिकता का समन्वय। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार आपके इस गद्यांश से जो 10 क्वेश्चन आए थे, संभावित उत्तर आपके पास हैं। यदि मैं मानूं तो 1 या 2 मुश्किल से इधर उधर हो सकते हैं, वरना सही होने चाहिए सभी आंसर्स। आइए हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपके आज परीक्षा में आया है वो एक पद्यांश है। पद्यांश को एक बार हम पढ़ लेते हैं, उसके अनुसार महत्वपूर्ण चीजों पे जब हम आंसर दे कर रहे होंगे तो हमें आसानी होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। ग्राम नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश, संसद सड़कों आयोगों का नाम नहीं होता है देश। देश नहीं होता है केवल सीमाओं से घिरा मकान, देश नहीं होता है कोई सजी हुई ऊंची दुकान। देश नहीं क्लब जिसमें बैठ करते रहे सदा हम मौज, देश नहीं केवल बंदूकें, देश नहीं होता है फौज। जहां प्रेम के दीप जलते वहीं हुआ करता है देश, जहां इरादे नहीं बदलते वहीं हुआ करता है देश। सज्जन सीना ताने चलते वहीं हुआ करता है देश, हर दिल में अरमान मचलते वहीं हुआ करता है देश। वही होता है जो सचमुच आगे बढ़ता कदम कदम, धर्म जाति भाषाएं जिसका ऊंचा रखती है परचम। पहले हम खुद को पहचाने फिर पहचाने अपना देश, एक दमकता सत्य बनेगा नहीं रहेगा सपना देश। तो इन समस्त पंक्तियों के अनुसार हम आंसर्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार देश नाम है, देश किसको कहा गया है। कुछ पंक्तियों में देख रहा है कि यहां पर मना की गई कि ये देश नहीं होता है। ये जो पहली पंक्तियां
होंगी, तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर देश नहीं है, देश शुरू हो रहा है जहां से प्रेम है, ये सब बातें जो हो रही हैं ये देश हैं। तो यहाँ पर क्या है, ग्राम नगर या कुछ लोग, नहीं, इनको देश नहीं कहा गया है। सीमा और सरहदों से घिरे भूखंड, नहीं, इसको भी देश नहीं कहा गया है। परस्पर सौहार्द, अटल संकल्प, सहृदयता और उत्तरोत्तर उन्नति, बिल्कुल सही बात है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जिसमें प्रेम की बातें की गई है, अटल संकल्प की बातें की गई थी, सौहार्दता की बातें की गई हैं, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका स्तंभ फर्स्ट से स्तंभ सेकंड को मिलाना है, तो संसद किसे कहा गया है? संसद के सामने ऑप्शन है आवागमन की सुविधा के लिए बना समतल मार्ग, संसद है, सड़क है, आयोग है। तो यहां पर तो ये पहला जो है आपका सड़क हो गया है। संसद हमारा सर्वोच्च विधायी निकाय है और आयोग हमारा विशेष कार्यों के लिए निमित्त सरकार द्वारा गठित संगठन है। तो यहां पर हम देखेंगे कि फर्स्ट का सेकंड होना चाहिए, बिल्कुल सही है, और सेकंड का फर्स्ट ये सही है, और आपका थर्ड का थर्ड ही है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का मस्तक ऊंचा रखने में किस किस का महत्वपूर्ण योगदान है? सुसज्जित ऊंची मकान वालों का, ऊंचा मस्तक रखने में, दीवारों से घिरे विशाल मकानों का, नहीं, दिवास्वप्नों का, नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही नहीं है। तो विविध धर्म जातियों भाषा के एकत्व का, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आपका थर्ड। नेक्स्ट, पहले हम खुद को पहचाने फिर पहचाने अपना देश पंक्ति का तात्पर्य क्या है? निज दुर्बलताओं को पहचान कर सबलताओं में बदलना, बिल्कुल सही आंसर आपका यही है कि हम अपनी कमियों को पहचाने पहले क्या है और उनको रिप्लेस करें अच्छाइयों से, सकारात्मकताओं से, अपनी सबलताओं से। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस पद्यांश से, देश केवल अपना मात्र न रहकर दमकता सत्य कैसे बनेगा? इस प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोगों के विचारों में रहकर, विद्यार्थियों की पुस्तकों में रहकर, युवाओं के कथनों में रहकर, या फिर नागरिक के सदाचार और सद्गुणों में रहकर। ये कथन बिल्कुल सही है, बाकी तीनों सही नहीं है। तो यहाँ पर फोर्थ देख लीजिए आप कौन से में है। फोर्थ है यहाँ पर आपका सेकंड में, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक होगा। इस प्रकार हम पद्यांश और गद्यांश दोनों जो अपठित आते हैं आपके 15 नंबर के, उनको क्लियर कर चुके हैं। अभी अभिव्यक्ति और माध्यम आपका थर्ड क्वेश्चन आया है, जिसमें 5 क्वेश्चन आएंगे आपके 5 नंबर के। चलिए देखते हैं, पहले छापेखाने का आविष्कार कब हुआ? बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन आया आपका। कुछ इससे संबंधित मैंने बात अपनी वीडियो में भी की थी कि पहले जो छापाखाना हुआ है वो लगभग 1455 के लगभग है, और जिसको इतिहास में मध्य युग कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद बात करें निम्नलिखित में कौन सा माध्यम ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है? तो ध्यान से देखिएगा, सिर्फ ध्वनि होंगी, स्वर होंगे, शब्द होंगे, ना तो यहाँ कोई चित्र होंगे, दृश्य होंगे। ठीक है, तो दृश्य किसमें नहीं होंगे? तो दृश्य सिर्फ रेडियो में नहीं होंगे, बाकी टेलीविजन में भी होते हैं, समाचार में भी होते हैं, इंटरनेट में भी होते हैं। तो ध्वनि स्वर शब्दों का खेल क्या है? रेडियो है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट, आलोक एक पत्रकार है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में डाला था, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी, तो ये क्वेश्चन बहुत पहले से ही मैं बता चुका हूं आपको। आलोक एक पत्रकार है, वे किसी खास अखबार से संबंध नहीं रखते, अभी तो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखते हैं। मतलब अलग अलग अखबारों के लिए, किसके लिए? भुगतान के लिए। उनको किस तरह का पत्रकार कहा जाएगा? पूर्णकालिक पत्रकार कहा जाता है जो नियमित रूप से किसी भी प्रेस में, किसी भी समाचार पत्र में कार्य करता है। अंशकालिक जो कुछ समय के लिए कार्य करता है, और फ्रीलांसर स्वतंत्र पत्रकार जो अपनी न्यूज को किसी भी अखबार को दे देता है और उससे भुगतान प्राप्त कर लेता है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सी फ्रीलांसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में फीचर का एक प्रकार नहीं है। तो फीचर के लगभग 14 प्रकार हैं, और उसमें देखें तो खोजपरक भी है, साक्षात्कार भी है और रूपात्मकता भी है। यदि नहीं है तो बात की जाएगी काव्यात्मक फीचर की, क्योंकि काव्य जो है कल्पनाओं से रिलेटेड करता है और फीचर आपका कल्पनाओं पर नहीं चलता है। तो इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, सामान्य लेखन से हटकर किसी खास विषय पर किया गया लेखन क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन भी वीडियो के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका आंसर बिल्कुल सही दिया होगा आप लोगों ने। देखिएगा, सामान्य लेख से हटकर किसी विशेष पर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो मैं अपेक्षा कर रहा था अपने आप से कि मैंने जो वीडियोस में क्वेश्चन डाले हैं वो लगभग सही होने चाहिए, और वो आपके सामने हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं फीचर से संबंधित भी क्वेश्चन मैंने वहां पर डाला था। ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया है, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन आया है, और आपके जो 2 पहले क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन भी मैंने बात की गई थी वहां पर, जो आपके श्रव्य दृश्य साधन है और छापे खाने वाले भी। तो मैं कहूंगा कि आपका ये 5 के 5 सही जाने चाहिए। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की 4th नंबर, जो आपके आरोह से काव्यांश लिया गया है। यहां पर हम देख रहे हैं
कैमरे में बंद अपाहिज कविता से ये पद्यांश लिया गया है, ये पंक्तियां ली गई हैं जिससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे। एक बार इनको पढ़ लेते हैं। हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों, कैमरा बस करो नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। सिर्फ ये चंद पंक्तियां, आपको चंद शब्द दिए गए हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, काव्यांश में आप और वह प्रयुक्त हुआ है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो स्टार्टिंग में ही दूसरी लाइन है, आप और वह दोनों। आप कौन? दर्शक। और वह कौन? अपाहिज। दोनों की बात की गई है। तो यहां पर देख लीजिएगा, दर्शक और विकलांग अपाहिज जो हैं वो यहां पर, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। इन दोनों को रुलाने की बात की गई है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए पद्यांश के अनुसार सही कथन पर चयनित कीजिए। मीडिया विकलांग व्यक्ति के प्रति संवेदनशील है। बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, क्योंकि मीडिया तो संवेदनहीन है, वो तो सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उस प्रोग्राम को कर रही है। समाज विकलांग व्यक्तियों के प्रति जागरूक है, ये इसमें पद्यांश में नहीं बताया गया है, जबकि हमें पद्यांश के अनुसार बताना है। शारीरिक चुनौती झेलते हुए व्यक्ति के शासनकार द्वारा मीडिया का उद्देश्य समाज सेवा है। बिल्कुल भी नहीं, पद्यांश ये बातें नहीं कर रहा है। एंड लास्ट ऑप्शन है, मीडिया स्वार्थी एवं संवेदनहीन है। बिल्कुल सही वाक्य है। उसका सामाजिक सरोकार मात्र दिखावा है। बिल्कुल सही कथन है, तो आपका डी बिल्कुल सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। काव्यांश के कोष्टक में लिखे शब्द संकेत करते हैं। जो एक बार देख लीजिएगा आप कविता में, यहां पर आप कैमरा से लेके जो कोष्टक में दिया गया है इसकी बात की गई है, और दूसरा बस थोड़ी ही कसर रह गई, ये बातें की गई है। तो ये सब क्या दिख रहा है, हमें कैसा महसूस हो रहा है इन शब्दों से? तो हम देख रहे हैं कि ये जो कुछ भी है वह पर्दे के पीछे की वास्तविकता को उजागर कर रहा है कि वो किस प्रकार से कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपयुक्त काव्यांश की पंक्ति अब मुस्कुराएंगे हम दिखाती है कि मीडिया कर्मियों की संवेदनशीलता को, नहीं संवेदनशीलता तो उनमें है ही नहीं। नेक्स्ट है संवेदनहीनता, हाँ ये सब अब हम मुस्कुराएंगे मतलब अब वो खुश होंगे, तो क्या है ये संवेदनहीनता हुई उसके प्रति। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। आपको सही विकल्प चुनना है। सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम में मीडिया का उद्देश्य पूर्ण न हो सका। विकलांग व्यक्ति द्वारा उनके निर्देशानुसार व्यवहार न करने से लोगों की सहानुभूति बटोरने का अवसर उनके हाथ से निकल गया। दोनों कथन सत्य है। तो यहाँ पर कथन तथा कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही आंसर है आपका डी। आइए नेक्स्ट, हमारा जो पांचवा क्वेश्चन आता है वो है आपके आरोह से गद्यांश लिया गया है, और गद्यांश है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की सीरीज के फूल से। एक बार हम ये गद्यांश की पंक्तियों को पढ़ लेते हैं जिससे कि सही ऑप्शन हमें मिलने में आसानी हो सके। आइए, सीरीज के फूलों की कोमलता देखकर प्रवृत्ति कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है, यह फूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। मतलब नए फूल आते हैं तब भी वो स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर, मतलब दोनों फल और पत्ते मिलकर ढकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मर्मृत होती रहती है, सीरीज के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते हैं। मैं सोचता हूं कि पुरानी की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही, तुलसी जो फरासो झरा, जो बरासो बुताना। ये पंक्तियां आप पढ़ चुके हैं, इन्हीं से रिलेटेड हम इसको देखने वाले हैं क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन देख, गद्यांश में प्रयुक्त वसंत शब्द का समानार्थी शब्द हो सकता है। वसंत कहां पर प्रयोग हुआ है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे वसंत प्रयोग हुआ है, तो इसका समानार्थी शब्द क्या है? संत दास? नहीं नहीं, ये नहीं है। मधुदास, मधु मतलब जिस महीने में मधु आती है फूलों पर, पराग के कण आते हैं, वो महीने की बात की गई है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए गद्यांश के अनुसार सही कथन को चयनित करें। सीरीज के फल फूल की तरह कोमल है। नहीं, ये बात तो नकार दी गई है, क्योंकि फल इतने मजबूत होता है कि नए फूलों के निकल आने पर भी नहीं झड़ते। सब कुछ कोमल नहीं है, देख लीजिए, ये बिल्कुल गलत है। सीरीज के फल फूल दोनों ही कोमल है। नहीं, फल बहुत मजबूत हैं। सीरीज के फल फूल की तरह कोमल नहीं है, ये सत्य है। सीरीज के फल नए फूल आते ही अपना स्थान छोड़ देते हैं। कहां छोड़ देते हैं? यहां लिखा तो है
फल और पत्ते मिलकर उनको निकालते हैं, तो फल के साथ जब पत्ते मिलते हैं तब जाकर कहीं जबरदस्ती उनको हटाया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहां पर। नेक्स्ट, वसंत के सौंदर्य में इनमें से कौन सा सौंदर्यहीन बना रहता है? तो यहां पर पुष्प पत्र से मृमित वनस्थली, ये सौंदर्यहीन कहा गया है। सौंदर्य, इसमें तो सौंदर्य बनता है। नेक्स्ट, सरिस के फूल, सरिस के पेड़ या सरिस के फल? तो जो सरिस के फल हैं वो सौंदर्यहीन बने रहते हैं, क्योंकि वो हटते ही नहीं है, नए फूल आ जाते हैं और वो जाते ही नहीं हैं। नेक्स्ट, सरिस को लेकर लेखक का प्रवृत्ति कवियों की धारणा को निराधार मानने का आधार है फूलों की मजबूती। बिल्कुल सही, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। मतलब जो फरा मतलब फलेगा सो झड़ेगा, और जो जलेगा वह बुताना, बुझेगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आपने ये गद्यांश पद्यांश भी दोनों देख लिए। आप अभी तक देख चुके हैं आपके 30 मार्क्स के पेपर को। अभी 10 मार्क्स जो हैं आपके ये वितान से आने वाले हैं, जिनकी वीडियो आपने देखी है, 3 अलग अलग चैप्टर्स पे वीडियो बनी थी। तो उनसे संबंधित पहला क्वेश्चन है, यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? तो आप सभी को पता है, मनोज श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग से एक क्वेश्चन है। और यशोधर बाबू बताए गए कि अल्मोड़ा में के रहने वाले थे। तो अल्मोड़ा में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 स्कूल दिए गए हैं। कंफ्यूजन सिर्फ यहाँ हो सकता है, या तो विद्या मंदिर होगा या फिर रेमजे स्कूल होगा। यहाँ पर नैनीताल को तो आप बिल्कुल काट दीजिएगा। 50% में आप उलझ सकते हैं कि यदि क्वेश्चन मेरी वीडियोज में नहीं था, ये क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैं इससे अनभिज्ञ था। तो यहाँ पर विद्या मंदिर और रेमजे स्कूल में आप कंफ्यूजन कर सकते हैं 50-50 में, और इसका जो सही आंसर है वो है रेमजे स्कूल। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। आनंदा अपने पढ़ने की बात अपने दादा से नहीं कर पाता था, बिल्कुल नहीं कर पाता था, वह अपनी मां से अपनी बात करता था। आनंदा के पिता अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के थे, सत्य है। आनंदा की पढ़ाई करवाने के पक्ष में नहीं थे, ये भी सत्य है। दोनों कथन आपके सत्य हैं। तो दोनों कथन सत्य होने की बात कर रहा है, ये तो सिर्फ कथन सही है, कारण गलत नहीं, कारण भी सही है। तो ये दोनों यहाँ पर ये भी गलत हो गया, ये दोनों किंतु कारण सही व्याख्या नहीं करता, नहीं बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत में दबे पांव पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता हाई प्रोफाइल की थी, नहीं थी, नहीं हाई की नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता लो प्रोफाइल की थी, बिल्कुल ये सही, बिल्कुल आपका आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता को लो प्रोफाइल की बताया गया है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, किसके निर्देशन में मोहनजोदड़ो की खुदाई का व्यापक अभियान प्रारंभ हुआ? बिल्कुल ये आंसर मैंने अपनी वीडियो में डाला हुआ था, और इसका जॉन मार्शल बिल्कुल सही आंसर है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत में दबे पांव पाठ से उद्धृत पंक्ति, देखना अपनी आंख से देखना बाकी आंख का झपकना है से आशीष सौंदर्य की वास्तविक अनुभूति को प्रत्यक्ष दर्शन से ही होता है। बिल्कुल सही, यहां पर ऑप्शन ए है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठ कहानी के नायक आनंदा स्कूल में वसंत पाटिल की तरह ही सुव्यवस्थित ढंग से काम करने और पढ़ने का कारण इनमें से नहीं है। मतलब वसंत पाटिल की तरह ही सुव्यवस्थित ढंग से काम करने और पढ़ने का एक कारण इनमें से नहीं है। वो क्या है? वह उससे ईर्ष्या नहीं करता था, वह उससे प्रेम करता था। तो यहां पर ए ही आपका कारण नहीं है। नेक्स्ट है, सिल्वर वेडिंग की पार्टी वाले दिन यशोधर बाबू का संध्या में अधिक समय लगाने का कारण क्या हो सकता है? और पार्टी के पूर्व सूचना दिए जाना, नहीं ये कारण नहीं है। मेहमानों के बीच स्वयं की उपेक्षित पाना, नहीं। उनके आत्मीय जनों को पार्टी में न बुलाया जाना, ऐसा भी नहीं है। पार्टी मेहमानों के बीच स्वयं को असहज महसूस करना, वो असहज महसूस कर रहे थे क्योंकि सिल्वर वेडिंग वे न मनाने वाले थे, न अपनी परंपरा में इस चीज को रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठ कहानी के आधार पर बताइए कि आनंदा को गणित कैसे समझ में आने लगा। ये चीज बात की जा रही थी कि वसंत पाटिल को तो कुशार्क बुद्धि का था, उसको तो सहायक मानता ही था, परंतु खुद की मन की एकाग्रता से वह गणित को समझने लगा था। नेक्स्ट है आपका, झूठ पाठ की लेखन शैली कहती थी। तो ये क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में डाला हुआ है, ये बिल्कुल सही जाना चाहिए। आत्मकथात्मक शैली में इन्होंने, आनंद यादव जी ने अपनी कथा को लिखा है, ये एक उपन्यास का पार्ट है। झूठ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव में पहले और बाद में अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? बदलाव आया था वो ये था बहुत महत्वपूर्ण कि अकेलेपन में भी वो गुनगुनाने लगा था, कविताएं करने लगा था। तो अकेलेपन को भी उपयोगी बताना उसने सिद्ध कर दिया था कि ये भी उपयोगी हो सकता है। यदि हम अपने कार्य को अपने मन से करें, अपनी इच्छा से करें, तो उसको भी उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार आपने देखा कि आपकी जो इस
आज की परीक्षा के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, उनका मैंने एक संभावित एनालिसिस आपको दिया है। अपेक्षा करूंगा आप लोगों के अच्छे नंबर्स आएँ और सभी विषयों में आप अच्छा कर सकें। आगे की परीक्षाओं के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।